हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6। आखिरी क्लास में कहां तक पढ़ लिया था? क्या पढ़ा? टॉपिक क्या था लास्ट? डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर हम लोग ने कुछ इंटरचेंजेबल। डिस्प्लेसमेंट मेथड, अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस चल रहा था, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस चल रहा था, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले बनाए थे, है ना? जिसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करके कैसे हम लोग ने अलग अलग पोजीशन पर रख करके हम लोग लेंस से सेम इमेज कैसे, क्लियर इमेज कैसे बना सकते हैं, ये बात थी। इसमें ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या थी? फिक्स थी। तो मतलब ये बताया था मैंने उसमें कि आप अलग अलग पोजीशन पर रख करके किसी दो पोजीशन पर आप रियल इमेज बना सकते हो किसी एक फिक्स्ड स्क्रीन और फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब हमने किसका चेंज किया पोजीशन? सिर्फ और सिर्फ लेंस को ही चेंज कर रहे हैं। लेंस एक बार यहाँ रखा हुआ, एक बार यहाँ रखा हुआ, यानी कि बीच में दूरी होगी, उसको क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोगों ने फाइंड किया था, रिलेशन निकालते हुए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कुछ यहाँ रिलेशन निकल के आया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हम लोग क्रोमैटिक एब्रेशन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है क्रोमैटिक एब्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। वैसे मैंने आप लोगों को ये इसका इंट्रोडक्शन दिया है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आई डोंट नो। इसमें मैंने बताया था कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है ना? यस सर। और इसके बाद क्या होता है? आई थिंक दिस इज कंप्लीटेड, दिस टॉपिक इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कोई नहीं, अगर थोड़ा बहुत है थोड़ा पढ़ लेंगे, कोई नहीं। इसमें देखो ध्यान से, क्या होता है? व्हाइट लाइट जाती है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ा था जूनियर क्लास में, क्लास 10th में पढ़ा था पहली बार, है ना? उसमें इतना क्लियर नहीं समझ में आया था, लेकिन इतना समझ गए थे कि एक व्हाइट लाइट को अगर प्रिज्म के अंदर से पास कराएंगे तो वो डिस्पर्स हो जाएगी इन 7 डिफरेंट कलर्स, जिसको कहते हैं विब्ग्यो, है ना? V फॉर वायलेट और रेड फॉर R फॉर रेड फॉर रेड बोल दिया, है ना? तो बीच वाला वही लोगे। अभी कुछ लोग कहेंगे सर को पता नहीं होगा फुल फॉर्म, तभी सर ने कहा कि बी और आर बता दो। तो चलो पहले वही करते हैं। फिर कैसे करेंगे? आई क्या हो जाएगा? इंडिगो। बी क्या हो जाएगा? जी क्या हो जाएगा? ग्रीन। वाई क्या हो जाएगा? येलो। ओ क्या हो जाएगा? अब आर तो रेड फॉर रेड हो गया, है ना? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो डेविएशन होगा वो अगर हम वायलेट और रेड कलर का देख लें तो उनके पीछे बाकी सारे आएंगे। क्लियर है ना? पैटर्न दिख रहा है कि सबसे पहले अगर हम ऊपर से चल रहे हैं तो रेड से उल्टा चलेंगे, या फिर नीचे से चलेंगे तो सबसे डेविएशन किसका होता था वहां पे? वायलेट कलर का। सबसे कम डेविएट कौन होता था? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती थी? रेड। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती थी? वायलेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक्चुअल में जो मीडियम के अंदर जो रेट ऑफ प्रोपगेशन यानी कि जो वेलोसिटी है अलग अलग कलर ऑफ लाइट का, वो क्या होता है? चेंज होता था, जिसकी वजह से वो दूसरे एंड ऑफ प्रिज्म को एक साथ नहीं अचीव कर पाते, मतलब पहुंच नहीं पाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि अलग अलग लाइट एमिट हो जाती थी। किसके अंदर से? प्रिज्म के अंदर से। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे, डिस्पर्सन पढ़ेंगे दोबारा से, कोई बात नहीं। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10th क्लास रिकॉल हो जाए, नहीं हो रही है तो अभी फिर से दिखाएंगे। ठीक, फिर उसमें एक न्यूटन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि अगर दो प्रिज्म ले लो आइडेंटिकल, दोनों का ओरिएंटेशन उल्टा कर दो, दोनों को अटैच कर दो, तो ये डिस्पर्सन का फेनोमेनन खत्म हो जाएगा। अब व्हाइट लाइट इंटर करेगी और व्हाइट लाइट पास हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स डिस्पर्सन। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हाइट लाइट जो यहाँ फॉर्म हो रही है, देखिए द जो इंसिडेंट करवा रहे हैं कौन सी कलर की लाइट है? व्हाइट लाइट। ठीक है, फॉर्म बाय लेंस इज फॉर्म कलर्ड एंड ब्लर्ड। कैसी होती है? कलर्ड होती है, और कैसी होती है? ब्लर्ड होती है, बिकॉज सबकी फोकल लेंथ अलग अलग है। तो इमेज जो भी होगी वो क्या होगी? वायलेट और रेड के बीच में क्या हो जाएगी? एक्सपैंड हो जाएगी और अलग अलग कलर का स्पेक्ट्रम दिखाएगी। तो इसको ब्लरी भी होगी और कलरफुल भी होगी। ठीक है, द डिफेक्ट ऑफ इमेज, the defect of image is called chromatic aberration. ठीक है, इसी डिफेक्ट को क्या कहते हैं? क्रोमैटिक एब्रेशन। ठीक है बच्चे,
नमस्ते सत्यम, ठीक है चलिए। वाइट लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट। यस कैसा सिंगल कलर लाइट को कहा जाता है मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल। मैंने कितनी बार बोला है कि इंग्लिश पे ध्यान दो भैया, सिर्फ इंग्लिश पे। फिजिक्स समझना है, हर हेडिंग में आंसर होता है। आप इतना पढ़ा डाला, हर कुछ भी देख लो उठा के, है ना। उसमें मोनो आ गया मतलब सिंगुलर बात हो रही है, सिंगुलर बात हो रही है। तो अब मोनोक्रोमैटिक लाइट की बात हुई तो मोनो लाइट पकड़ लो, सिंगल लाइट, सिंगल कलर लाइट होगी, खत्म हो गया ना। अभी देखो जिसको अभी नहीं आ रहा लिंक करना, क्रोमैटिक एब्रेशन, कलरफुल आ गया। क्रोमैटिक मतलब क्या है? क्रोमैटिक मतलब मिक्सचर ऑफ मल्टीपल कलर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से उसको सरल भाषा में याद ऐसे किया जाता है, जल्दी याद होगा, ठीक है। आगे लिखिए, विच अराइजेस ड्यू टू फैक्ट। ये होता क्यों है? ये कॉज है जो अब लिखवा रहा हूँ, क्या है कॉज? विच अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट that the focal length of lens is different of lens is, इसको और सरल भाषा में बताएं। ये फोकल डिफरेंट क्यों होती है वही बताया मैंने। रिफ्रैक्शन पे जाते हैं, बहुत बेसिक जाते हैं 10th क्लास पे। हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन होता है तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, ये पढ़ा था ना। तो भैया जैसे ही इंटर कर रहे हैं तो अब व्हाइट कलर जो लाइट होती है वो 7 कलर से बनके मतलब मिलके बनती है। जब सातों कलर सेम स्पीड से चलेंगे तो ऐसा लगेगा सब साथ में चल रहे हैं, और जब साथ में चलने सब ऐड हो जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा? व्हाइट कलर दिखेगा। लेकिन सोचो अगर वॉयलेट की स्पीड अलग हो जाए, इंडिगो अलग हो जाए, ठीक है, ब्लू अलग हो जाए, ग्रीन अलग हो जाए, येलो अलग हो जाए, ऑरेंज अलग हो जाए, रेड, सबकी स्पीड अलग अलग हो गई। तो अब ये सातों लोग भाग तो रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, सब साथ में ऐसे स्ट्रेट लाइन में भाग रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या दिखेगा? 7 डिफरेंट पीपल दिखेंगे ही दिखेंगे। किसी एक ही आदमी के 7 हिस्से टुकड़े दिखेंगे ही दिखेंगे, है ना। और सब आपको एक ही डायरेक्शन जाते हुए दिखेंगे, होगा ना ऐसा। जब स्पीड अलग होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पीड किसी लाइट के कलर की बात करें तो कंपैरिजन कैसे होता था? स्पीड ऑफ लाइट से होता था, जो एयर में होता था सी के साथ होता है। सबका रेशियो अलग, तो सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, सबका रिफ्रैक्शन अलग। रेयर से डेंसर में गए कि नहीं? तो जिसका, मैंने क्या बोला फिर सुनना, जिसका क्लोजनेस विद द नॉर्मल ज्यादा होगा वो सबसे कम डेविएट होगा। सही बोल रहा हूँ? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब बेसिक बातें कर रहा हूँ मैं, कुछ नई बात नहीं कर रहा। तो मैं आपकी हेल्प ये करता हूँ, मैं ये हेल्प ये करता हूँ कि लेंस क्या बेटा, एक मीडियम हो गया, बाहर क्या था? वाइट था। 7 लोग चल रहे थे, साथ में भाग रहे, सबकी स्पीड सेम थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा लगा कि व्हाइट कलर चल रहा है। जैसे ही वो मीडियम के अंदर गए, सातों अलग हो गए, विवाद हो गया, है ना। अब वो एक दूसरे का सहारा नहीं बनना चाहते हैं। जब साथ में सहारा नहीं बनेंगे तो जो कमजोर होगा वो पीछे रह जाएगा, और जो ताकतवर होगा वो आगे चला जाएगा। सबसे ताकतवर कौन? रेड। तो सबसे दूर तक कौन जाएगा? अनडेविएटेड। सबसे कमजोर कौन? वो बेचारा पीछे रह जाएगा, उसका डेविएशन ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगी कैसी? 2 कलर की लाइट निकलेगी, एक रेड और एक वाइट के बीच में, बाकी सारे होंगे, ठीक है। इसके बीच में बाकी बना सकते हैं आप, ठीक। अब ये चीज फिर से आ जाती है नियम, इमेज फॉर्मेशन का जो रूल कहता है, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या कहता है कि जो आपका एमिटेड रे होगी, जो वो इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, वो पॉइंट कौन सा होगा? हमेशा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस होगा ना भैया। तो वायलेट जहां करेगा डेविएशन ज्यादा है, करीब करेगा। अरे यार ऐसे स्टेट जा रहा है, डेविएशन मतलब ये होता है इस पाथ से कितना भटक गए। जो ज्यादा भटकेगा वो ज्यादा करीब आएगा, करीब आएगा कि नहीं आएगा। जो कम भटकेगा वो स्ट्रेट लाइन के पास, मतलब स्ट्रेट लाइन अगर ये थी, सबसे करीब कौन है? रेड। सबसे कम भटका सबसे दूर जाके टकराएगा कि नहीं टकराएगा? एंगल कम बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? इसी फिनोमेनन कहते हैं क्रोमैटिक। समझ में आया? आया? अब यहाँ से उल्टा चलते हैं, क्योंकि हमने ये करके देखा तो मुझे बता दो क्या फोकल लेंथ किसकी ज्यादा होगी भैया? रेड की। कम किसकी होगी? वायलेट की। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जो मैं लिखवा रहा हूँ, मैं फोकल लेंथ के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ 10वीं अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं और हमें बेसिक्स अच्छे से पता है। लेकिन मैंने दोबारा बता दी, चीटिंग करवा दी मैंने, ठीक। चलो करो, लिखो। तो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर।
ठीक है। और F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है ना, तो अपन यूज करेंगे, ठीक है, सिंगल लेंस के लिए फॉर ये तो मैंने डेरिवेशन करवाया है प्रॉपर पीछे, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू, जाके बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़िए अच्छे से पढ़ के आइए, ठीक है। म्यू माइनस 1 और क्या 1/r1 माइनस 1/r2, r1 r2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग कलर ऑफ लाइट, ठीक है। 1/, ये लेंस मेकर फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये सब मैंने कराया आपको, प्रूफ किया है, टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए होगा, वायलेट के लिए। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए होगा, वायलेट के लिए, ठीक है। सबसे कम किसके लिए होगा, सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड का। लिख लो एज म्यू इज मैक्स फॉर वायलेट एंड मिन फॉर रेड, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है कि फोकल लेंथ भी वैरी करेगी, बिकॉज द वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी तो वैल्यू यहाँ भी चेंज आएगी, ठीक है। सो वायलेट गेट फोकस्ड नियरेस्ट टू द लेंस, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, अंडरस्टूड है ना, ठीक है ना, कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल क्रोमैटिक एवरेज। ऑनलाइन बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को, किसी को कोई डाउट हो चैट में बताइए मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, लिखिए इसके अंदर, व्हेन ऑब्जेक्ट O सिचुएटेड ऑन द एक्सिस जानते हो, प्रिंसिपल एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। ऑफ लेंस illuminated by white light, क्या हो रहा है भैया, व्हाइट लाइट इमिट हो रही है, ठीक है भैया। द इमेज ऑफ डिफरेंट कलर आर फॉर्म, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं कि एक्सिस पे प्लेस कर दिया, एक्सिस ये हो गई एक्सिस, ठीक। यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट O प्लेस कर दिया, ठीक। अब यहां से व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी, ठीक। तो जो अब इसका अगेन स्प्लिटिंग होगा कि नहीं होगा, अभी इसके पहले भी हुआ था, अभी फिर से होगा, स्प्लिट होके जो हमें मिलेगा वायलेट से लेके रेड कलर तक की हमें अलग अलग इमेज मिलेगी। तो ये कैसा हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक्सियल क्रोमैटिक एब्रेशन, ठीक है। along the axis, along the, कहाँ बनेगा, एक्सिस पे ही बनेगा, ठीक है। This formation of images of different color at different position is called axial या फिर एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आसान भी होता है, एक्सिस पे भी प्लेस्ड है। हम लोग के लिए जो मस्त होगा करने के लिए, जो समझ में ज़्यादा आएगा अच्छे से, वो आएगा लैटरल जानते हो, वर्टिकल की बात हो रही है ओरिएंटेशन, ठीक है। ये तो पॉइंट हमने रख दिया कोई एक्सिस पे तो उससे हो जाएगा। लिखिए द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड
वायलेट कलर इमेज विल बी क्या आ जाएगा IR माइनस IV। मुझे ये कैसे पता IR ज्यादा आगे बड़ा वैल्यू क्यों होगा, बिकॉज ऑफ मुझे पता है फोकल लेंथ वाली बात सीखी थी मैंने, है ना। डिस्टेंस ज्यादा किसकी होगी, रेड की, है ना। दिस इज मेजर ऑफ, इसे कहते हैं मेजर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एवरेशन। ठीक है, ये सब आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ऐसे किसी ने अगर कर दी है तो काम आएंगे। ठीक है, जो फोकल लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस होता है बेटा, वेवलेंथ के। सो फोकल लेंथ ऑफ रेड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वायलेट, बिकॉज़ लैम्डा r इज ग्रेटर देन लैम्डा। ठीक है, और अगर हमें लिखना है FR in terms of focal length, FR minus FV will be equal to, इसको कहते हैं is called, इसी फॉर्मूले कहते हैं एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एवरेशन। ठीक है, देखा जाए तो ये IR माइनस IV किया गया है। ठीक है, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो क्या हो जाएगा, FR माइनस FV क्या रिप्रेजेंट करने लगेगा, एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एवरेशन। कैसे, सुन लो, इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही थी, है ना। तो इनका डिफरेंस ही क्या हो जाएगा आपका एक्चुअल में, एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एवरेशन। ठीक है बेटा, वो चाहे तो लिखने में लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक चीज पढ़ाई हुई है, कुछ चीजें अंडरस्टूड है इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। अरे ये तो क्लियर है ना बच्चे, यहाँ पर क्या पढ़ाएगा, इन्फिनिटी वाला ही तो केस है ये, तो कहाँ बनेगा आपका, पॉइंट साइज बनेगा और फोकस में बनेगा। अब स्प्लिट हो गया, सबका फोकस ही अलग अलग है, तो भैया इनके बीच का गैप जो होगा, अब तुमको IR माइनस IV करेंगे तो फोकल लेंथ ही तो करोगे, तो FR माइनस FV तो कर रहे हो, तुम और कुछ कर रहे हो। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखवाया। बाकी अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा। If object is at infinity, then longitudinal chromatic aberration is equal to difference of focal length of red and violet color image। ठीक, अगला टॉपिक lateral chromatic aberration। ये ज़्यादा अच्छे से आपको करना है क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग में लगता है, वैसे कुछ खास है नहीं, जैसे उसको किया वैसे इसको करेंगे। इमेज फॉर्मेशन जिसको आता है वो कर लेगा, पहले हम लोग ये इमेज फॉर्मेशन समझेंगे उसके बाद करेंगे, जितना लिखने का काम है वो बाद में। चले भाई, देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है। हम लोग ने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी लेंथ कितनी है, AB ले ली। ठीक है, इसकी हाइट AB ले ली एक्चुअली। ठीक है, दिस इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो बॉस, अब देखो यहाँ से इसके, अब इसकी टेल से चला रहे हैं। ठीक, टेल से क्या है, इसका आपको पता है कि इसका हेड क्या है, एक्सिस के साथ चलेगा, तो जो इमेज बनेगी उसका एक्सिस पे ही बनेगा, उसका हेड इंटरसेक्शन हो गया। ये वो सीखा हुआ है पहले भी, सारा खेल किसका इस बार, पूंछ का, टेल का, है ना। तो क्या पहला लॉ कौन सा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में कोई इंसिडेंट होती है तो हमेशा क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी। लेकिन अब वो व्हाइट लाइट जाए तब तो व्हाइट नहीं जाएगी, तो यहाँ स्प्लिट होकर जितनी जाएगी वो सब भी अपने अपने फोकस से जाएगी, जाना फोकस से ही है। इमेज फॉर्मेशन का नियम यूनिवर्सल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सल तो नहीं कह सकते। ठीक है, यूनिवर्सल क्यों नहीं कह सकता ये बताओ, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ पूरे ब्रह्मांड लगता है। अपने को क्या पता ये इन्फॉर्मेशन बाहर लग रहा है नहीं लग रहा है ना, तो हम नहीं कह सकते, है ना, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं, यूनिवर्सल नहीं पता। अपनी धरती के लिए तो यूनिवर्सल है, अपना यूनिवर्स यही है, छोटा सा है, छोटा सा प्यारा सा प्याज वाला
ये अपना यूनिवर्स जो है ये कहता है कि यहाँ से और यहाँ से, ठीक है भैया, फोकस वाली बात। ठीक, आगे चले गए। ठीक, टकराएगी क्यों नहीं, बिकॉज स्प्लिटिंग होती है तो अलग अलग एंगल पर होती है। ये कभी गलती मत करना कि सबको मिला दिए, फिर वो सिर्फ न्यूटन एक्सपेरिमेंट में ही पॉसिबल है। उसमें स्प्लिटिंग होती है, फिर वापस से रिकॉम्बिनेशन होता है और उससे निकलता क्या है, व्हाइट लाइट। ठीक, चलो तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं क्योंकि सब में लड़ाई होगी, अलग अलग भाग होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने ऑप्टिकल सेंटर वाली बात सिखाई थी। ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई, एक्चुअल में ऑप्टिकल सेंटर ही नॉर्मल वाला केस हो जाता है जो हम लोग ने ग्लास लैब में पढ़ा था ना जूनियर क्लास में, कि किसी भी ग्लास लैब में अगर हम लोग नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट कराते हैं रे, तो अनडेविएटेड वो चीरते हुए निकल जाती है ग्लास को, है ना, स्ट्रेट लाइन। हाँ भाई, अंग्रेज नहीं, सीधे सीधे निकल जाती है ना। इसे अंग्रेज ज्यादा चीरते नहीं समझ पा रहे भैया, खंजर लेके ऐसे सीधे चीरते का मतलब कि अगर कोई दौड़े पटा पोस्ट निकला ही है, लेकिन यार कुछ होता नहीं है। देखो अब ये अनडिवाइडेड वाली बात इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर क्या है भाई, वो सेंटर हो गया और जितने भी पॉइंट बनाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, उसके परपेंडिकुलर, वो सर्कल वाली प्रॉपर्टी है ना। कोई भी लाइन अगर आपकी रेडियस से होकर गुजर रही है तो वो क्या हो जाएगी भाई, परपेंडिकुलर हो जाएगी। पर ये ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी जाएगा तो अनडिवाइडेड निकल जाएगा, तो सीधे निकल गए। इसका मतलब यहाँ पर व्हाइट लाइट गई थी, व्हाइट लाइट ही निकल रही, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। व्हाइट निकल रही है, वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। और इमेज फॉर्मेशन का रूल ये कहता है कि एक से ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए किसी पॉइंट पर, तभी इमेज बनेगी, नहीं तो इमेज नहीं। तो ये तो सीधे चली गई और यहाँ से वायलेट आ रही धीमे धीमे, है ना, डुगुर डुगुर आ रही थी, टकरा गई, तो टकरा गई तो यहाँ पर एक बन गया इमेज। तो एक जो पूंछ बनी वो कैसी बनी, वायलेट कलर की। फिर एक दूसरी पूंछ बन रही है, वो कह रही है रेड कलर की, बंदर की पूंछ की तरह है। बंदर की पूंछ नहीं होती लाल। ठीक है, अब यहाँ पर जो बन रही है इमेज वो अलग अलग साइज की और अलग अलग कलर की है ना। अभी एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो देख लिया, अब मुझे वो बताना पड़ेगा आपको, वो बड़ा मजेदार था। अब ये लड़कों के लिए खासकर से है, ये लड़कों के लिए इसलिए खासकर से है, वह एक महिला और एक लड़का था, ठीक है, बड़ा मजेदार किस्सा है। और एक बंदर था, 3 लोग थे और वो नदी में जो है कुछ लोग मस्ती वस्ती कर रहे थे। वो महिला पता नहीं क्या दिमाग में आया, उस बंदर में से पानी फेंक। अब सुनना ध्यान से, बंदर भी कितना रेसिस्ट है, वो लड़की ने पानी फेंका और दौड़ा लिया लड़के को। अब वो प्रॉब्लम ये है कि वो ये सोच रहा है कि मैंने किया क्या, वो घूमा और बंदर लो उसके ऊपर टूट पड़ा। अब बंदर देख रहा है कि पानी कौन डाल रहा है, लेकिन देख रहा है उसमें भी चॉइस है उसके पास कि नहीं इसको नहीं, और पूरे जो है उसमें बीच पे उसको दौड़ा रहा। और वीडियो बहुत वायरल हुआ, मतलब गजब हुआ उसमें। मतलब बंदर भी, क्रिकेट वाला भी वायरल हुआ है। बंदर डिसाइड कर रहा है, बंदर ही दौड़ा रहा है। महिला पुरुष है कौन सा, वो कह रहा हमारी गलती क्या है, मैंने क्या किया। वो कहेगा कि तुमने ये गलती कर दी कि उस महिला के साथ क्यों खड़े थे। एक और वीडियो था वो आ रहा, स्कूल वाला आता है लत्ती मार के अंदर जेलस हो गया। सच्चाई यही थी, बोलना नहीं चाह रहे थे। चलो ये समझ में आ गया ना, तो एक चीज क्लियर हो गई कि डिफरेंट कलर की लाइट बनेगी, इमेज बनेगी और सारे के सारे अलग कलर की होगी, सबकी साइज भी अलग होगी। इंपॉर्टेंट ये है, जो सबसे बड़ी साइज की इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी, रेड की। ठीक है, लाल तो इसी कहते हैं लैटरल क्रोमैटिक। पिछली बार जो हो रहा था सब में पॉइंट साइज तो बन रहा था, लेकिन सारे के सारे अलग अलग कलर के थे। डिफरेंस है भैया। लैटरल वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो देखो वो एक्सेस से हॉरिजॉन्टली वो एक्सपैंड हो रही थी, इस बार वर्टिकली अलग अलग साइज। ठीक है, ओरिएंटेशन देखो सबका इन्वर्टेड हो गया। कैसा हो गया, इन्वर्टेड। लिखिए एज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एज द और सब। एक और बात, उन दोनों की जान पहचान नहीं लग रही थी, ऐसा वीडियो में प्रतीत हुआ। तो मतलब वो तो फ्री फंड में लपेटा गया। As the focal length of the lens varies from color to color. सकल पानी से तो पहचान नहीं पाया बंदा।
द मैग्निफिकेशन ये फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, f अपॉन u प्लस एफ, फोकल लेंथ अपॉन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट प्लस फोकल लेंथ produced by the lens also varies from color to color. ये फॉर्मूला अगर ध्यान से देखोगे, इट इज क्वाइट क्लियर दैट फोकल लेंथ चेंज होगा तो ये पूरे फॉर्मूले की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। यू अगर कांस्टेंट भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन बदलेगा। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि साइज में कितना चेंज आया, ठीक है। तो जब मैग्निफिकेशन मतलब जूम करना, बड़ा हो जाएगा साइज, तो अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी यानी कि न्यूमरेटर बढ़ेगा तो क्या होगा भैया, देखो है ना, साइज बढ़ जाएगी, घटेगा साइज, ठीक है। कैमरा लेंस, कैमरा में तो बेटा वो पोजीशनिंग चेंज कर देते हैं हम लोग ना, उसमें तो डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज कर रहे हैं। देखो कभी अगर ध्यान से देखना, कैमरे के अंदर जो लेंस है वो आगे पीछे होता है ना, लेंस को मूव कराते हैं। छोटे वाले कैमरा में जैसे आगे फोन के अंदर भी होता है, अच्छे फोन में नहीं, एक होता है डिजिटल जूम, वो डिजिटल जूम अलग चीज़ होती है, वो सॉफ्टवेयर से करते हैं। हम लोग के पास जो भी रिसीविंग इमेज होती है हम उसी को क्या करते हैं, जूम कर देते हैं, तभी फट जाती है। लेकिन अगर कोई मूविंग लेंस वाला फ़ोन होता है तो उसमें करोगे, देखो उसमें क्लैरिटी और बढ़ती जाती है। सैमसंग वाला जो है, जो चांद की फ़ोटो खींच रहा था, आया था एक फ़ोन बीच में, बढ़िया है वो सिस्टम उसका। चांद तक ना जाओ, यहीं धरती देख लो तो बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है? अब ये कर लें, करो, लिखो। लिखिए। Therefore, for a finite sized object AB, चलो, therefore for finite sized object AB, the images due to different color जैसे आज थोड़ी तबीयत खराब है, एक चीज तुम लोग जो बहाने बनाते हो, ये सब काम की चीज से बता रहे हैं, तो इसमें आते तबीयत खराब है, नहीं पढ़ेंगे आज, है ना। तो जब तबीयत खराब हो तो धीमे धीमे पढ़ो, जैसे आज हम बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं, क्लास कैंसिल करने से धीमे धीमे, क्योंकि क्या है ना, एक्शन में फोकस डिस्टर्ब रहता है। अभी देखो जब हम ये पढ़ रहे हैं हम खुद भूल जा रहे हैं क्या लिखे, ये तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सर दर्द हो रहा है, कहीं इधर उधर डिस्टर्ब है, समझ लो, बॉडी उतने अच्छे से काम नहीं करती, लेकिन पढ़ा जा सकता है स्लो, आप ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं। तो ये अगली बार मत कहना कि बीमार है तो छुट्टी या ऐसा, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना कंपलसरी है, स्पीड स्लो कर दो बस, ठीक है। हाँ, अगर तेज तेज पढ़ोगे तो दिमाग बढ़ जाएगा, ये तो है। तो धीमे धीमे पढ़ो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जब तबीयत खराब हो तब भी पढ़ो, बस ये चीज़। नहीं सही रहे तो भाई ऐसे मत पढ़ना, नहीं तो साल खत्म हो जाएगा, सिलेबस वहीं रह जाएगा, ठीक है। Therefore, for finite size object AB, the images due to different color, लिखो आगे, formed by the lens are of different sizes. ये तो अंडरस्टूड था, ये लिखवाया ही ना, लिखो छोड़, दिख रहा है तो फिगर में है कि नहीं, ठीक है, लिख लिया तो कोई पाप छोड़ना हो गया, ठीक है। दिस चेंज इन साइज ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड लैटरल क्रोमैटिक एबरेशन।
ठीक है बॉस। मीजर ऑफ लैटरल क्रोमैटिक एब्रेशन LCA, मीजर ऑफ LCA, मतलब इसको अगर अपन चाहें तो LCA लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? HR माइनस HV, मतलब क्या है, हाइट ऑफ रेड कलर्ड इमेज माइनस हाइट ऑफ वायलेट कलर्ड इमेज। जो चेंज आएगा वही है आपका लैटरल R नहीं LCA, क्रोमैटिक एब्रेशन। ठीक है बेटा, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं एक्रोमैटिज्म। ठीक है, अरे पढ़ लो यार थोड़ा, ये इतना तो पढ़ा दे। लिखो हेडिंग लिखो एक्रोमैटिज्म। देखिए, इफ टू और मोर लेंसेज are combined together in such a way, that this combination produces image due to all colors at the same point। अच्छा ये बताओ, इतना पढ़ के इतना तो क्लियर हो गया होगा, सेम पॉइंट पर अगर सारे आ जाएंगे तो कॉम्बिनेशन नहीं हो जाएगा? क्यों, है कि नहीं? एक क्रोमैटिक मतलब ए लग गया, मतलब जो हो रहा था उसका अपोजिट करना है। क्रोमैटिक का मतलब क्या था, स्प्लिटिंग करवा देना, है ना? और यहाँ पर उसका ही उस इफेक्ट को उल्टा कर देना, रिवर्स करना है। तो जो अपन प्रिज्म के साथ करते थे 10th क्लास में जो पढ़ा था न्यूटन एक्सपेरिमेंट के नाम से, ओरिएंटेशन बदलती थी प्रिज्म का। तो पहले स्प्लिटिंग डिस्पर्शन होता था, फिर रिकॉम्बिनेशन होता था, और आउटपुट में हमें मोनोक्रोमैटिक वाइट लाइट मिलती थी। यहाँ भी तो वही करना चाह रहे, सारे को अगर एक ही पॉइंट पे ले जाएंगे तो सब कंबाइन हो जाएंगे और अपने को क्या दिखेगा, वाइट। लिखिए, देन दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ then this combination is known as achromatic combination of, ठीक है बेटा, कंडीशन फॉर achromatism। omega 1 upon f1 plus omega 2 upon f2 is equal to 0 and omega 1 upon omega 2 is equal to कहीं प्लस हो सकता है? नहीं, यहाँ से अब एक का प्रजापति क्या जाएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ दिखाने के इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म, और चैप्टर को भी इसी दिन खत्म करेंगे, यानी कल हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, 1 upon capital F is equal to 1 upon f1 plus 1 upon, हम लोग कल मॉर्निंग में मिलेंगे 10:20 के आसपास। ठीक है, यस सर। कब तक क्लास रहेगी? बट जब तक खत्म नहीं कर देते कुछ टाइम तो, ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। यहाँ नोट करके लिख लो, अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर न्यूमेरिकल्स। देखो, अगर कल अगर किसी भी स्थिति में क्लास तो हो रही है, स्पीड वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन की बॉडी की सिचुएशन क्या है। तबीयत अगर ऐसी ही रही
तो मुश्किल ये ख़त्म हो पाएगा क्योंकि तब स्लो ही पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाना इज़ कांस्टेंट। ठीक है, चैप्टर ख़त्म होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। ठीक है, 10 बजे हाँ 10-20 मिनट का मैंने थोड़ा सा रिलीफ दिया है खुद को भी और आपको भी। ठीक है, ताकि मैम आ जाए मेरे से पहले, गेट खुल जाए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे तो प्रिज्म पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है और चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। थैंक यू।